हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कोगुलेशन। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, क्या क्या हैं। इसको हम फ्लोकुलेशन कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं। इसको स्टार्ट करें उससे पहले कुछ रिमाइंड करते हैं प्रीवियस लेक्चर का। हमने बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ सोल डिपेंड्स अपॉन द चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल पे जो चार्ज है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो अगर हम उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें, जैसे एग्जांपल ले रखे हमने यहाँ, ये मान लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है, ये हमें पता है पॉजिटिव सोल है। अगर हम इसमें ऐड कर दें कोई इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl ऐड कर दिया, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा किसको? नेगेटिव आयन को। तो यहाँ जो इफेक्टिव आयन है वो कौन सा होगा? क्लोराइड आयन। अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइट को एक्सेस में ऐड कर दें तो क्या होगा? ये क्लोराइड आयन इसके सराउंडिंग में है ना, कोलोइडल पार्टिकल्स उसके सराउंडिंग में आ जाएंगे और वो इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। रिजल्ट क्या होगा? ये न्यूट्रल हो जाएगा। और कोलोइडल पार्टिकल अगर न्यूट्रल हो जाएंगे तो वो आपस में कंबाइन कर लेंगे, और कंबाइन करने की वजह से वो हैवी हो जाएंगे, और हैवी होके वो क्या होंगे? बॉटम में सेट हो जाएंगे। तो कोलोइडल पार्टिकल का सेटल होना ही क्या कहलाता है? कोगुलेशन, या क्या कहते हैं इसको? फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन। यहाँ दोनों में स्लाइड डिफरेंस करना चाहें तो क्या है? ये रिवर्सिबल है। इलेक्ट्रोलाइट अगर हमने कम ऐड किया है तो सेक करके इसको वापस हम स्टेबल कर सकते हैं, तो वो फ्लोकुलेशन है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट हमने एक्सेस में ऐड कर दिया है, उसके बाद अगर हम सेक करेंगे तो भी ये रिवर्स नहीं होगा, तो वो है कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। हालांकि तीनों को हम कॉमनली एक साथ ही यूज करेंगे। तो कोगुलेशन क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोगुलेशन। तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई कि कोगुलेशन तभी होगी जब हम कोलोइडल पार्टिकल्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। वो कैसे कैसे कर सकते हैं, कुछ इसके मेथड्स बता रखे हैं। कोगुलेशन कैन बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वेज। देखें क्या क्या है। फर्स्ट है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये हमें ध्यान है। मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? आयंस, ये कोलोइडल पार्टिकल्स बोलो बेटर, कोलोइडल पार्टिकल्स मूव करते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिटली इलेक्ट्रोड, और उस ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स कोलोइडल पार्टिकल जब जाएंगे तो उनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज होने से ही क्लियर है क्या हो जाएगा? कोगुलेशन। तो जितने भी मेथड्स बता रखे हैं इन सब में एक पॉइंट कॉमन है कि कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो वो हम किससे कर सकते हैं? बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेकंड है बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज्ड सोल्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। अगर हम दो सोल ले लें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों को सुटेबल प्रोपोर्शन में मिक्स कर दें, तो क्या होगा? दोनों के कोलोइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। उससे फिर क्या हो जाएगा? कोलोइडल पार्टिकल आपस में कंबाइन कर लेंगे, वो हैवी हो जाएंगे, बॉटम में सेट हो जाएंगे, मींस कोगुलेशन हो जाएगा। ये कहलाता है म्यूचुअल कोगुलेशन। दो ऑपोजिटली चार्ज सोल ने एक दूसरे को कोगुलेट कर दिया। थर्ड है बाय बॉइलिंग। अगर हम किसी कोलोइडल सॉल्यूशन को बॉइल कर देंगे तो क्या होगा? ये जो चार्ज आया हुआ है कोलोइडल पार्टिकल्स पे, ये हमें पता है किस वजह से आया हुआ है? ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। अगर हम इसको बॉइल करेंगे तो उससे डीजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, मींस ये चार्ज, ये आयंस रिमूव हो जाएंगे, पार्टिकल्स न्यूट्रल हो जाएंगे,
फिर आपस में कंबाइन कर लेंगे, हैवी हो जाएंगे, बॉटम में सेट हो जाएंगे। तो बॉईल करने से भी ये न्यूट्रल हो जाएंगे। फोर्थ है बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। इसमें भी क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स में जो इम्प्योरिटीज थी, कोलोइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज थी उसको हमने रिड्यूस करने के लिए, ध्यान दें प्योरिफिकेशन करते हैं तो इम्प्योरिटीज को रिमूव नहीं करते, क्या करते हैं, रिड्यूस। तो अगर हम डायलिसिस को परसिस्टेंट कर लें, लगातार कैरी आउट कर लें, तो क्या होगा, उसमें सभी इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाएंगी। और इम्प्योरिटीज कौन सी होती, आयोनिक। उन आयन की वजह से ही कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज है। अगर हमने उन इलेक्ट्रोलाइटिक, उन आयोनिक इम्प्योरिटीज को कंप्लीटली रिमूव कर दिया तो फिर वही हो जाएगा, ये कोलोइडल पार्टिकल न्यूट्रल हो जाएंगे, आपस में कंबाइन कर लेंगे, बॉटम में सेट हो जाएंगे। तो डायलिसिस से भी कोगुलेशन कैरी आउट की जा सकती है और ये सबसे कॉमन है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसा अभी हमने बताया था, हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके यूजुअली कोगुलेशन कैरी आउट करते हैं। मिल्क है, वो भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसमें लेमन डाल देते हैं हम, नींबू डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं कोई भी, तो वो भी क्या होता है, वो भी कोगुलेशन ही होता है। नेक्स्ट इसमें टर्म आती है कोगुलेटिंग आयन। The ion responsible for neutralization of charge on the colloidal particles is called coagulating और flocculating ion। इसको एक्टिव आयन भी कह सकते हैं। जो आयन यहां चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा वही एक्टिव आयन कहलाता। जैसे ये पॉजिटिव सोल था, तो इस पॉजिटिव सोल के लिए कौन सा एक्टिव आयन है, क्लोराइड है, ऑपोजिट वाला। पॉजिटिव सोल है तो नेगेटिव कोगुलेटिंग आयन होगा, नेगेटिव सोल है तो पॉजिटिव कोगुलेटिंग आयन होगा। नेक्स्ट आता है हार्डी-शुल्ज़ रूल। ये रूल देखो क्या कहता है, यहां अपने पास ये पॉजिटिव सोल है, इसमें हमने ऐड किया NaCl, या इसमें हम ऐड कर दें मैग्नीशियम सल्फेट, यहां कोगुलेटिंग आयन है क्लोराइड, ये ऐड करेंगे तो कोगुलेटिंग आयन है सल्फेट। जितना इस आयन पे चार्ज ज्यादा होगा, जितनी इस आयन की वैलेंस या वैलेंसी ज्यादा होगी, उतनी इसकी इन आयन की पावर इसको न्यूट्रलाइज करने की ज्यादा होगी, यानी कि उतना कोगुलेट करने की इनकी पावर ज्यादा होगी। तो ये जो एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, वैलेंस ऑफ आयन और उनकी कोगुलेटिंग पावर, यही हार्डी-शुल्ज़ रूल है। क्या कहता है ये, ग्रेटर द वैलेंस ऑफ कोगुलेटिंग आयन एडेड। ये जो हम आयन ऐड कर रहे हैं, जितनी इनकी वैलेंस, जितना इनका चार्ज ज्यादा है, द ग्रेटर इज इट्स पावर टू कैरी आउट कोगुलेशन। हम कह सकते हैं कि जो कोगुलेटिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वैलेंस ऑफ कोगुलेटिंग आयन। यही हार्डी-शुल्ज़ रूल है। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स बता रखे हैं। जैसे इन द कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल, अपने पास कोई नेगेटिव सोल है तो उसमें कोगुलेटिंग आयन कौन सा होगा, केटायन, पॉजिटिव आयन। तक कोगुलेटिंग पावर, तो उनकी जो पावर है इज इन द ऑर्डर, जितना चार्ज ज्यादा उतनी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा। तो ऐसे कई बार MCQ आ जाते हैं कि विच वन इज मोस्ट इफेक्टिव। तो ध्यान रखें, जितना चार्ज ज्यादा है उतना ही कोगुलेटिंग आयन मोर इफेक्टिव है, उतनी उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है। इसी तरह से अगर पॉजिटिव सोल है तो ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर ये हो जाएगी, फास्फेट आयन का 3 नेगेटिव चार्ज है, सल्फेट का -2 है, इसका -1 है क्लोराइड का। तो जितना चार्ज ज्यादा है उतना ही वो आयन क्या होगा, मोर इफेक्टिव। नेक्स्ट टर्म आती है कोगुलेशन वैल्यू। मान लिया अपने पास ये 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन है, इस 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन में हमने कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, वो मिनिमम अमाउंट
जो इस 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन का कंप्लीट कोगुलेशन कर दे, उस अमाउंट को कहा जाता है कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन। इसके भी 3 नेम है, यहां हमने एक ही लिखा है। क्या क्या कह सकते हैं इसको? कोगुलेशन वैल्यू, फ्लोकुलेशन वैल्यू या प्रेसिपिटेशन वैल्यू। क्या होगी ये? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अमाउंट किसमें होगी? इन मिलीमोल्स दैट मस्ट बी एडेड to 1 liter of colloidal solution to carry out its complete coagulation। क्लियर है मैं? ये 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन की कंप्लीट कोगुलेशन करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट की हमने अमाउंट ऐड की, वो किस में ऐड लेते हैं? अमाउंट मिलीमोल्स के अंदर, उसी को कहते हैं कोगुलेशन वैल्यू। इसकी यूनिट क्या होगी? मिलीमोल्स पर लीटर। यूनिट किसकी है ये? कोगुलेशन वैल्यू की। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं अब, कंपेयर द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड NaCl। ये 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं। इफ देयर कोगुलेशन वैल्यूज आर, ये इनकी कोगुलेशन वैल्यू दे रखी है, हमने क्या निकाल कंपेयर करनी है? इनकी कोगुलेटिंग पावर। देखो जैसे अभी हमने बताया था, जितना चार्ज ज्यादा है उतनी कोगुलेशन पावर ज्यादा है, और कोगुलेशन पावर ज्यादा है इट मीन्स वो हमें कम अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर 1 लीटर इस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर हम इन दोनों आयन की बात करें, तो ये आयन हमें इस कंपाउंड की, बोलो कि लाइन एग्जिस्ट नहीं करता, हम कंपाउंड ही ऐड करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट ही ऐड करेंगे, लेकिन हम एक ही आयन की बात करेंगे जो इफेक्टिव होगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट की अमाउंट कम ऐड करनी पड़ेगी, मतलब इसकी कोगुलेशन वैल्यू कम होगी, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। तो पावर किस पे डिपेंड करती है? चार्ज पे। जितना चार्ज ज्यादा उतनी कोगुलेशन पावर ज्यादा, और जितनी कोगुलेशन पावर ज्यादा उतना वो कम ऐड करना पड़ेगा, मींस कोगुलेशन वैल्यू कम। तो अगर इस तरह से हम 2 इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन पावर कंपेयर करेंगे, तो इस तरह से ना इनवर्सली लिख देंगे इसको। कोगुलेशन पावर है वो इनवर्सली है, तो यहाँ लिखा हमने कोगुलेटिंग पावर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड डिवाइड बाय कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl। तो ये इसके रेसिप्रोकल आएगा। ऊपर क्या है? कोगुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl। ऊपर क्यों आया? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ कोगुलेशन वैल्यू ऑफ AlCl3, ये वैल्यू गिवन है 52, ये गिवन है 0.093। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 559। तो अब हमें क्लियर है, यहाँ से हम निकालेंगे कोगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3, इसको राइट में लेके जाएंगे तो क्लियर है AlCl3 की जो पावर है वो 559 टाइम्स ज्यादा है किससे? NaCl से। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लियोफिलिक कोलोइड्स। हमें पता है जो लियोफोबिक कोलोइड्स हैं वो लेस स्टेबल हैं एज कंपेयर टू लियोफिलिक कोलोइड्स। तो लियोफोबिक कोलोइड्स का कोगुलेशन इजीली हो जाता है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका कोगुलेशन इजीली ना हो, इसलिए हम लियोफोबिक कोलोइड के अंदर लियोफिलिक कोलोइड्स ऐड करते हैं। और लियोफिलिक कोलोइड्स लियोफोबिक कोलोइड्स का कोगुलेशन होने से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? उसका मैकेनिज्म देखें। ये हमने ले रखा है लियोफोबिक कोलोइड, इसमें हमने ऐड किया लियोफिलिक कोलोइड। अब लियोफिलिक कोलोइड के पार्टिकल कवर कर लेंगे किसको? पार्टिकल्स ऑफ लियोफोबिक कोलोइड। ये सेंटर में जो पार्टिकल्स दिखाया मैंने ये लियोफोबिक कोलोइड का है, और इसके सराउंडिंग में जो एक लेयर बनी हुई है पार्टिकल्स की, ये पार्टिकल लियोफिलिक कोलोइड के हैं। तो लियोफिलिक के कोलोइड ने एक लेयर बना ली, और अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो वो जो कोगुलेटिंग आयन है वो इसके साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा, इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में कौन आ जाएंगे?
पार्टिकल्स ऑफ लियोफिलिक कोलॉइड्स। इसलिए लियोफिलिक कोलॉइड को प्रोटेक्टिव कोलॉइड कहा जाता है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करते हैं। किसको? लियोफोबिक कोलॉइड को। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? कोगुलेशन से। कब? जब हम उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। तो क्या है ये? इट इज ड्यू टू, पहले रीजन बताया कि क्यों है ये। इट इज ड्यू टू द कवरिंग अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लियोफोबिक कोलॉइड्स by those of liyophilic colloids. Therefore, liyophilic colloids are termed as protective colloids. हालांकि ये मैकेनिज्म एकदम से सही नहीं कह सकते, एग्जैक्टली सही नहीं है, क्योंकि जो पार्टिकल साइज है लियोफोबिक और लियोफिलिक का वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन इसका यही मैकेनिज्म हम अप्लाई करते हैं, यही अवेलेबल है। नेक्स्ट टर्म आती है गोल्ड नंबर। अभी जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि लियोफिलिक कोलॉइड हैं, उनका प्रोटेक्टिव एक्शन है, तो उनकी प्रोटेक्टिव पावर को कंपेयर करने के लिए गोल्ड नंबर यूज किया जाता है। ये एक स्केल है। हमने इसमें पहले का सिग्निफिकेंस देखें, यूज देखें। ये क्या है? यूज क्या है? इट इज यूज टू कंपेयर द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लियोफिलिक कोलॉइड्स। अब प्रोटेक्टिव पावर को कंपेयर करने के लिए रेफरेंस देखें क्या बनाया हुआ है। यहां स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल ले रखे हैं हमने 10 ml। इसमें अगर हम 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन ऐड कर दें, तो ये जो गोल्ड सोल है ये लियोफोबिक कोलॉइड है। ये हमने क्या ऐड किया? इलेक्ट्रोलाइट, तो ये इसका कंप्लीट कोगुलेशन कर देगा। ये अपने पास ऑब्जर्वेशन है। क्लियर है? ये हमने रेफरेंस मान रखा है। स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल को स्टैंडर्ड मान रखा है। उसका 10 ml हमने वॉल्यूम लिया, उसमें 1 ml क्या ऐड किया? 10% NaCl। क्या हुआ ऐसा करने से? इस रेड गोल्ड सोल की कंप्लीट कोगुलेशन हो गई। अब हम चाहते हैं कि रेड गोल्ड सोल की कोगुलेशन ना हो, तो इसमें क्या ऐड करें? लियोफिलिक कोलॉइड, जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड है। तो उसकी वो मिनिमम अमाउंट जो हम इसमें ऐड करें, और अमाउंट मेजर किसमें की जाएगी? मिलीग्राम में, क्योंकि थोड़ी अमाउंट होगी। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ लियोफिलिक कोलॉइड इन मिलीग्राम जो हम इसमें ऐड करेंगे, किसमें? 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल में। और वो अमाउंट ये ऐड करने से कोगुलेशन ना होने दे। हमने जो लियोफिलिक कोलॉइड की अमाउंट ऐड की, जिस अमाउंट के ऐड करने के बाद इसको इसमें ऐड करने से कोगुलेशन ना हो, उस अमाउंट को क्या कहा जाता है? गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर जैसे कि नेम इंडिकेट करता, कोई नंबर नहीं है, ये एक अमाउंट होती है। किसकी अमाउंट होती है? लियोफिलिक कोलॉइड की। और कौन सी अमाउंट? जो अमाउंट रेड गोल्ड सोल में ऐड कर दें और उसके बाद ये 1 ml NaCl ऐड कर दें, कोगुलेशन होने से बचा लें, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? गोल्ड नंबर। डिफाइन देखो कैसे करेंगे। इट इज द minimum amount of liyophilic colloid in milligram that must be added to 10 ml of standard red gold sol so that no coagulation takes place when 1 ml of 10% NaCl solution is added to it. सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया? ये क्या है? एक स्केल है जिसपे हम कंपेयर करते हैं क्या? प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लियोफिलिक कोलॉइड्स। एक क्वेश्चन लिया हमने, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 5.7। व्हाट मॉडिफिकेशंस कैन यू सजेस्ट इन हार्डी-सुल्ज रूल? हमें पता जो हार्डी-सुल्ज रूल है वो कोगुलेशन पे बेस्ड है, उसमें क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? तो कोगुलेशन का एक ये मेथड आया था, एक वे बताया था कि हम कोगुलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। क्या बताया था? कि हम 2 ऑपोजिटली चार्ज सोल को एक सुटेबल प्रोपोर्शन में मिक्स कर दें। जैसे हमने ले लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड, कौन सा सोल है ये पॉजिटिव सोल है। ये कौन? आर्सेनिक सल्फाइड कौन सा है? नेगेटिव सोल।
तो अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड और आर्सेनस सल्फाइड को सुटेबल प्रोपोर्शन में, मतलब इस तरह से इतनी अमाउंट में मिक्स कर दें कि ये एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें, और हमें पता है कि कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो कोलोइडल पार्टिकल आपस में कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने से क्या होता है, वो हैवी होंगे, और हैवी होने के बाद वो मीडियम के अंदर डिस्पर्स नहीं होंगे, वो बॉटम में सेट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगी, कोगुलेशन, और दोनों की कोगुलेशन हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं हम, म्यूचुअल कोगुलेशन। तो ये इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड सोल्स आर मिक्स्ड इन सुटेबल प्रोपोर्शंस देन म्यूचुअल कोगुलेशन टेक्स प्लेस। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक यू।